हेलो एवरीवन। आज 27 दिसंबर के न्यूज़ टुडे के अंक में आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। और सबसे पहले हम लोग आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों को देखेंगे। आज कुल मिलाकर 4 न्यूज़ आर्टिकल हमारे सामने होंगे, जिसमें सबसे पहला प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जो 25 वर्ष पूरे हुए हैं उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे कि क्या इसका उद्देश्य था चालू करने का, क्या इसकी उपलब्धियां हैं और अन्य आयाम। उसके बाद कार्यस्थल पे लैंगिक समानता से संबंधित एक रिपोर्ट आई है बेसिकली, उसके बारे में ये बात करती, जो अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से, सामाजिक सशक्तिकरण और न्याय के दृष्टिकोण से, लैंगिक भेद को कम करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सुनामी तैयारी मान्यता कार्यक्रम TRRP में भारत की भूमिका, जो अभी डेवलपमेंट है ये रिलेटेड क्या है यहाँ पे, इसके बारे में जानेंगे, इस कार्यक्रम के बारे में। और उसके बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में जो कैग की रिपोर्ट है, मतलब कुछ मुद्दों को रेखांकित किया गया है इस कार्यक्रम में, जो ये कार्यक्रम चल रहा है उससे संबंधित। तो कुछ सिफारिशें भी दी गई है इस संदर्भ में कैग के बारे में। तो ये विभिन्न आयामों पे इस आर्टिकल में बातचीत की गई है, जिसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ संक्षिप्त सुर्खियों में वीर बाल दिवस काफी इंपॉर्टेंट घटना है, कोयला खदान नियंत्रण संशोधन नियम 2025, रतन महल अभ्यारण्य, सोमालीलैंड गणराज्य, नाइट्रेट संदूषण, और अंत में सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व शहीद उधम सिंह के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो हम लोग आज के अपने पहले न्यूज आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं आज की बातचीत को। PM ग्राम सड़क योजना के 25 वर्ष पूरे हुए, तो इसलिए ये चर्चा में है। बेसिकली ये ग्रामीण विकास और अवसंरचना विकास से के निर्माण से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये पेपर 3 में सबसे पहले हम लोगों ने रखा है और हम लोग रखा जा सकता है। उसके बाद क्या ये पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस से भी संबंधित है कि सरकार की महत्वपूर्ण स्कीम है ये योजना, जिसमें कि अंतिम छोर तक को कनेक्ट करना, मतलब अंतिम गांव, दूर दराज में बसे ग्रामीण इलाकों को मुख्यालय से और महत्वपूर्ण स्थलों से जोड़ना, जिससे कि उनकी सामाजिक आर्थिक रूप से उनका विकास किया जा सके और वहाँ पे विभिन्न प्रकार की सेवाओं को पहुँचाया जा सके और उनकी पहुँच सुनिश्चित की जा सके। और यही नहीं कि बल्कि एक जो राष्ट्रीय स्टैंडर्ड पे एक जो एवरेज क्वालिटी की जो सड़कें हैं उसका निर्माण करके उनको जोड़ा जाए और जिसे कि विभिन्न मौसमों में कार्य करने लायक बनाया जा सके, जिससे कि निरंतर रूप से वो उस अवसंरचना का प्रयोग कर सके और अपनी जीवन स्थिति में जो है ना सुधार कर सके। तो कनेक्टिविटी का यही भूमिका है, जो कि यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को केंद्र में रखते हुए ये विशिष्ट उद्देश्य से ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ किया गया था। इसकी उपलब्धियों को हम लोग देखेंगे आज चर्चा में करने का कारण एक ये भी है कि जितनी उपलब्धियां, मतलब जितनी सेट की गई थी, जितना सड़क बनाना, उसमें से 95% अचीव कर लिया गया है टारगेट। मतलब 8,25,114 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की टारगेट था, का लक्ष्य था, मंजूर की गई थी, तो उसमें 7,87,520, तो जो कि दिसंबर 2025 तक 95% भौतिक प्रगति को दर्शाता है। तो ये अपने आप में बड़ा डेवलपमेंट है और भारत के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने को, अंतिम व्यक्ति तक को कनेक्टिविटी प्रदान करने के दृष्टिकोण से और उसके साथ साथ उसके जीवन में सामाजिक, आर्थिक और रोजगार के दृष्टिकोण से विकास करने के लिए ये महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजना है। इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो जाहिर सी बात है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत है ये परियोजना। प्रकार क्या है, दिसंबर 2000 में जाहिर से 25 वर्ष हुए, तो में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रारंभ की गई। उसके बाद उद्देश्य क्या है, गरीबी उन्मूलन की रणनीति के रूप में राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी पात्र असंबद्ध बस्तियों को हर मौसम में प्रयोग में लाए जाने वाले योग्य सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करना। तो ये प्रमुख जो बिंदु हैं इसे हम लोग देख सकते हैं कि क्योंकि
किसी भी ग्रामीण सड़क या जो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में सड़क परिवहन की क्या भूमिका है, उससे हम लोग जोड़कर देख सकते हैं। मेंस आंसर राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी भी परियोजना में जो उद्देश्य होते हैं वो हम कनेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह से PMGSY 4 अभी वर्तमान में जो है ना, PMGSY का डिफरेंट चरण होते हुए 1, 2, 3, 4 चरण में हम लोग पहुंच चुके हैं। तो इसके लिए जनसंख्या के कुछ मानदंड बनाए गए हैं कि ये क्या करेगा, इसके अंतर्गत किस प्रकार के ग्रामीण क्षेत्रों को कनेक्ट किया जाएगा। तो जनगणना 2011 का बेसिकली आंकड़ा लिया गया है और इसमें मैदानी क्षेत्रों के लिए, LWE एरिया के लिए, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अलग अलग मानदंड है। मतलब गांव का आकार जनसंख्या के आधार पर अलग अलग हो सकता है। जैसे इसमें देखिए, मैदानी क्षेत्रों में 500 या उससे अधिक की आबादी हो तो उसको कनेक्ट किया जाएगा इस प्रकार की सड़कों से। उसके बाद उत्तर पूर्वी हिमालयी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विशेष श्रेणी के जो राज्य हैं, तो बेसिकली उत्तर पर्वतीय क्षेत्र में देख सकते हैं, तो वहां पे 250 या उससे अधिक की आबादी जहां पे रह रही है, तो वहां पे भी वो भी इस अर्हता को पूरा करेंगे। उसी तरह से LWE वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जो जिले हैं, तो वहां 100 से अधिक, क्योंकि दूर दराज में और विभिन्न जो है ना घरों की कमी होती है, वहाँ कंसंट्रेशन कम है। मतलब क्या है वहाँ पे, मतलब जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ऐसे इलाकों में कम है, मतलब जो वन क्षेत्र है मुख्य रूप से, तो यहाँ पे इसलिए क्राइटेरिया क्या रखा गया, 100। इसी के अंतर्गत एक अलग से बनाया गया यही चीज कि वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क योजना, और क्या, LWE से प्रभावित जिलों में ग्रामीण सड़क संपर्क सुधारने के लिए 2016 में शुरू की गई। तो सबसे पहला यही 2-3 चीजें हम लोग पॉइंट देख सकते हैं। देखो, कनेक्टिविटी होगी, और कनेक्टिविटी से क्या होगा, कनेक्टिविटी से लोगों को के जो समुदाय वहां रह रहा है उसको सरकार की सेवाओं से लाभान्वित किया जा सकेगा, उसकी पहुंच में वृद्धि होगी और उसे विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो सकेगी। और इन सब का असर किस पे पड़ेगा, उन शिक्षा के लिए बाहर आ सकेंगे, और उसके बाद क्या, हेल्थ सुविधा के लिए बाहर आ सकेंगे। कनेक्टिविटी का इतना फायदा है। और इन सब से होगा क्या कि सरकार का, राज्य का एक महत्वपूर्ण रोल उन्हें पता चलेगा, उनकी भूमिका पता चलेगी, जिससे उनका विश्वास पैदा होगा। और जिस कारण से जो सुरक्षा के मुद्दे हैं, LWE डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ी चुनौती है कि सरकार की प्रेजेंस को वहां पे दिखाना, बताना और उन्हें महसूस कराना। तो सड़कों से कनेक्ट होने के कारण जो वो ग्रामीण समुदाय होगा, अपने आप वो कनेक्ट महसूस करेगा, और उस जो LWE का जो माहौल है, जो वामपंथी उग्रवाद का, उसमें लड़ने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके साथ साथ अन्य लाभ भी हैं कि जैसे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके आने जाने के लिए, जो वहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उनके आने जा उससे जोड़कर हम लोग देख सकते हैं इसे, और अन्य तरीके से। तो ये चीजें हम लोग देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट घटक के रूप में PMGSY के एक घटक के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा इस परियोजना को। ठीक है, PMGSY के चरण वही हम लोगों ने देखा, चरण 1, 2, 3, 4। तो पहला तो 2000 में शुरू हुआ, दूसरा 2013 में, तीसरा 2019 में, और सबसे रिसेंट 2024 में, चौथा 24 से 28 तक ये चल रहा है। तो 2000 में सबसे पहले हमारा टारगेट यही था कि जो गांव हैं उनको नज़दीकी बाजार से जोड़ दिया जाए, शैक्षणिक संस्था मतलब स्कूल, कॉलेज या स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ दिया जाए। यही तो हमारा उद्देश्य था ना। ऐसे ही तो हम जीवन दशाओं को बदलेंगे ना, और ऐसे ही जो मूलभूत सुविधाएं उन्हें प्रदान की जा सकेगी, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, अपने जिला मुख्यालय तक पहुँच, रेलवे स्टेशन तक पहुंच, यही सब चीजें। तो ये मूल उद्देश्य था, ये करना था। उसके बाद चरण 2 में क्या किया गया, इसका मुख्य ध्यान जो है मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क को मजबूत करना। तो मतलब जिससे एक अवसंरचना तैयार हो जाए और पूरा का पूरा ग्रामीण विकास का एक आधार तैयार हो जाए, जिससे कनेक्टिविटी हो जाए, जिससे ग्रामीण विकास को यहाँ पे फॉलो करते हुए। उसके बाद चरण 3 में क्या किया गया कि यह ग्रामीण बस्तियों, प्रमुख सामाजिक आर्थिक संस्थाओं के बीच संपर्क को मजबूत करने पर केंद्रित था बेसिकली। मतलब उसी चीज को और बढ़ाया गया। और अब हम लोग कि इसके तहत क्या टारगेट है कि 62,500 किलोमीटर सड़क निर्माण के माध्यम से 25,000 बस्तियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इसका कितना व्यापक जो है
इसका स्वरूप था। तो यहीं पे हम लोग देख सकते हैं कि ग्रामीण सड़क विकास में उन्नत प्रौद्योगिकियों का भी उपयोग है। कहाँ-कहाँ उपयोग होगा कि जो सड़क बनाने का निर्माण का कार्य हो रहा है उसकी निगरानी में कि किस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद जो पूरा का पूरा नेटवर्क है उसमें जो और जीपीएस सिस्टम और अन्य जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग कैसे किया जा सकता है। सबसे पहला हम लोग देखेंगे डिजिटल निगरानी और पारदर्शिता। तो वही ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखांकन प्रणाली के माध्यम से राज्यों के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति क्या इस अमुक राज्य में किस प्रकार की प्रगति हो रही है। दूसरा ई मार्ग प्लेटफॉर्म, ये पूरा का पूरा यही दिखाता है कि भुगतान के लिए सड़क रख रखाव, क्योंकि मेंटेनेंस एक बार सड़कें बन गई तो मेंटेनेंस करने की भी चुनौती महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में जो वहाँ का फिजिकल टेरेन है और जो जलवायु है उससे आपको लड़ना होगा, फेस करना होता है उसमें। तो उस दृष्टिकोण से जो है ना सड़कों को हमेशा बनाए रखने के लिए उसका रखरखाव कार्य महत्वपूर्ण है। और इसके लिए क्या सत्यापन की आवश्यकता है, मतलब टेंडर अगर निकाले गए तो क्या ये कार्य सही से हुआ, क्योंकि जिस चीज के लिए जो वहन किया गया सरकारी खर्च पे, सरकारी बजट से, तो उसके लिए क्या सत्यापित करने के लिए एक सत्यापन की प्रणाली के लिए ठेकेदार को प्रदर्शन भी निगरानी के लिए अपनी मोबाइल से जियो टैग हमने सुना है। जियो टैगिंग मतलब आपके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से, मतलब आपके मोबाइल से ये हम लोग डिफरेंट जगह देख रहे हैं जियो टैगिंग का प्रयोग। तो जियो टैगिंग करके हम लोग इसे कर सकते हैं, यह किया जाता है जिसको नाम है ई मार्ग। तो ये पूछा भी जा सकता है यूपीएससी में कि निम्नलिखित में से ई मार्ग प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है। तो लिखा होगा, डायरेक्ट लिखा होगा स्टेटमेंट कि पीएम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो आपको पहचानना होगा, अगर इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप कंफ्यूज कर सकते हैं। उसका जीपीएस सक्षम वाहन ट्रैकिंग सिस्टम सेम इसी तरह से का उपयोग, उपकरणों का अनुप्रयोग, परिचालन अवधि और निर्माण मानदंडों का अनुपालन की निगरानी सुनिश्चित करना। उसी तरह से जो पूरा का पूरा निर्माण कार्य किया जाएगा उसमें इको फ्रेंडली, जो पर्यावरण हितैषी जो पदार्थ हैं या जो सब्सटेंस हैं उनका प्रयोग किया जाना। जैसे फ्लाई ऐश, जो फ्लाई ऐश एक बहुत बड़ा क्या है, प्रदूषक है, और ये कहाँ से निकलता है, थर्मल पावर प्लांट से, और ये जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण आदि के लिए जो है ना एक बहुत बड़ा जो है समस्या है। लेकिन अगर इसका प्रयोग सड़क बनाने में कर दिया जाए तो अपने आप में इस वेस्ट का एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, और जिसका किया भी जा रहा है। जैसे उसी तरह से स्लैग निर्माण एवं ध्वंस अपशिष्ट, जो निर्माण कार्य, भवन निर्माण कार्य में, रियल एस्टेट वगैरह में यूज होते हैं, उसका भी प्रयोग, अपशिष्ट। उसी तरह से प्लास्टिक का, बहुत जगह प्लास्टिक और रबर से बनाई जा रही हैं सड़कें, और जो कि वही वेस्ट से, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से भी इसे जोड़कर देखा जा सकता है। इसी तरह से जियो सिंथेटिक, बायो बिटुमेन आदि का भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ये भी बोला जा सकता है कि इसे किससे जोड़ दिया गया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से। तो ये चीजें यही है कि अवसंरचना विकास, ग्रामीण विकास के साथ साथ जो है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो नियम है और जो व्यवहार है उसको यहाँ पे समावेश करने का प्रयास किया गया है सरकार के द्वारा। अब इस पे कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार के प्रश्न जैसे पूछे जा सकते हैं, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों हेतु सड़क संपर्क योजना या RCPLWE, शॉर्ट फॉर्म में ये बोला जाता है कि इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रकार से कुछ चीजें पूछी जा सकती है क्या कि यह वर्ष 2016 में प्रारंभ की गई, यह 44 अत्यधिक प्रभावित LWE जिलों को कवर करती है, इसका उद्देश्य केवल आर्थिक विकास और सुरक्षा से इसका कोई संबंध नहीं। तो हम लोग देख सकते हैं सुरक्षा से इसका संबंध, जाहिर सी बात है, सेना हो, सड़कें होगी, कनेक्टिविटी होगी, तो सुरक्षा का दृष्टिकोण जरूर प्रभावित होगा वैसे क्षेत्रों में। और वहाँ यही समस्या बहुत बड़ी है कि उसमें दूर दराज में बसे गांवों की कनेक्टिविटी की समस्या है। PMGSY चरण 4 के अंतर्गत सभी मौसमों में सड़क संपर्क प्रदान करने की जनसंख्या मानदंड क्या है, तो हमने ये देखा भी। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, हम लोग 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा, नेक्स्ट आर्टिकल है हिंद महासागर क्षेत्र में 100 गांवों को सुनामी के लिए तैयार किया जाएगा। सुनामी रेडी प्रोग्राम है ये, तो काफी ये इंपॉर्टेंट है आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से, और हिंद महासागर क्षेत्र में जो सुनामी की घटना है, मतलब तो आपदा और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के दृष्टिकोण से। तो इसलिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे जनरल स्टडीज पेपर 1 और 3, क्योंकि पेपर 1 में डायरेक्टली लिखा हुआ है भूभौतिकी परिघटनाएं भूगोल के अंतर्गत, जैसे कि सुनामी, चक्रवात आदि। तो इसके लिए ये, और ये सबको कवर करेगा ये टॉपिक। कैसे करेगा हम लोग समझते हैं। दरअसल हुआ ये है कि
जो एक परियोजना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक तरह से ये स्कीम चलाई जाए, एक योजना है संगठनों के, एक संगठन के द्वारा, जिसमें कि ऐसे तटीय क्षेत्रों में बसे हुए ऐसे कुछ गांवों का निर्माण करना है, तैयार किया करना है, जो कि सुनामी जैसी आपदा के लिए अपने आप को तैयार कर पाए, और जिससे कि जहां की जोखिम कम हो सुनामी जैसी आपदा का। तो इससे कैसे किया जा सकता है, मतलब आपदा पूर्व स्थिति में जोखिम को कम करने का हमारे पास उपाय क्या, तैयारी, पर्याप्त तैयारी और जो समन उपाय होते हैं, यही हमने आपदा प्रबंधन में पढ़ा है। तो यही किया जाएगा और ऐसे 100 गांवों को तैयार किया जाएगा भारत के, जो कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र हैं, भारत के हिंद महासागरीय क्षेत्र में, भारत के जो भी तटीय राज्य हैं वहां पे, जैसे कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इसमें अभी ये चर्चा में इसलिए आई कि अभी वर्तमान में हमने इस 100 गांवों में से क्या क्या उड़ीसा के 24 तटीय गांवों को यूनेस्को के सुनामी तैयारी मान्यता कार्यक्रम के तहत सुनामी के लिए तैयार गांव के रूप में मान्यता दे दी गई है। मतलब कुछ क्राइटेरिया है कि जब सुनामी रेडी हो जाएगा ये विलेज, मतलब कुछ क्राइटेरिया को अगर फॉलो करता है, और ये जो यूनेस्को के द्वारा ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, उसका नाम यही है पूरा, सुनामी रेडी रिकॉग्निशन प्रोग्राम, और ये यूनेस्को के द्वारा प्रारंभ किया गया है। और भारत में इसके लिए कौन संस्था काम करेगी, यह मान्यता राष्ट्रीय सुनामी तैयारी मान्यता बोर्ड द्वारा सत्यापन के आधार पर दी गई है। तो भारत में यह संस्था काम कर रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके द्वारा यह प्रारंभ किया गया है, TRRP, ध्यान रहे। हम लोग एक नजर डाल लेते हैं कि सुनामी के बारे में, कि पूरा का पूरा ये हिंद महासागरीय क्षेत्र है, इसमें सुनामी के जो प्रभाव हैं, सुनामी के प्रभाव, तो ये जो हमारा जो सबसे पहले ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे, ये प्रभावित है। और वहाँ पे देखेंगे कि जो हमने 2000 के दशक में देखा, 2004 में, और इस तरह के जो भीषण सुनामी की घटना हुई और जिससे ये पूरा का पूरा पूर्वी तट प्रभावित हुआ, तो ये हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि प्लेट का मूवमेंट का क्षेत्र है ये। प्लेट मूवमेंट यहाँ पे जो साउथ ईस्ट एशिया और यहाँ पे जो इंडियन प्लेट है और ये जो प्लेट है यहाँ पे, तो उस प्लेट के टकराव के कारण जो है संचलन के कारण से यहाँ पे सुनामी घटना होती है। यहीं हिंद महासागर क्षेत्र में दूसरी तरफ देख लेंगे तो ये मकरान तट है, यहाँ पे मकरान तट है, और यहाँ पे भी प्लेटों के संचलन के कारण जो है ना सुनामी की घटना होती है। तो एक नज़र हमने ये भी देख लिया इसके बैकग्राउंड को। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि सुनामी रेडी विलेज का जो क्राइटेरिया हमने देखा था, कैसे माना जाएगा, कब माना जाएगा कि ये विलेज सुनामी रेडी हो गया। तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, उसके प्रमाणन के लिए सबसे पहले उच्च जागरूकता हो। तो जाहिर सी बात है, मैंने बात क्या किया, तैयारी और शमन के उपाय वहां पे पर्याप्त रूप से तैयार होने, तभी इसको बोला जाएगा सुनामी रेडी विलेज। तो सबसे पहले क्या, उच्च जागरूकता हो, खतरे के खिलाफ तैयारी और मैपिंग हो की गई हो, निकासी मानचित्रों कि कहां से निकलना है इस प्रकार की आपदा के दृष्टि की स्थिति में, और आपदा के दौरान बचाव कार्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि एग्जैक्ट मैपिंग पहले की गई हो कि जो इस प्रकार की आपदा के समय में निकास इवैक्यूएशन कैसे किया जाएगा, मतलब राहत कार्य में राहत कर्मी जो है ना कैसे बचाकर निकालेंगे जो वहां पे जो फंसे हुए समुदाय हैं। तो निकासी मानचित्रों का सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया, मतलब जगह जगह पे बोर्ड पे लगा हो। आप देखेंगे कि कोई भी प्लांट सोसाइटी हो, वहां पे जगह जगह पे मैप लगा रहता है पूरे उस इलाका का, कि आप यहाँ पे हो और आप यहाँ से कैसे बाहर निकल सकते हो या आ सकते हो। 24 घंटे चेतावनी प्रणाली उपलब्ध हो, मॉक ड्रिल्स में नियमित भागीदारी हो। तो कुल मिलाकर क्या, आपदा प्रबंधन, आपदा को देखते हुए आपदा जोखिम को न्यूनीकरण की तैयारी है, न्यूनीकरण। और न्यूनीकरण कैसे किया जा रहा है, जो हम लोग पढ़ते हैं प्रिपेयर्डनेस से और मिटिगेशन से, तैयारी से और समन से। तो ऐसे गांव अगर क्षेत्र तैयार कर लिए जाए तो ये अपने आप में प्रभाव को कम करने में भूमिका निभाएंगे, और ये एक आइडियल के रूप में भी बनेंगे अन्य क्षेत्रों में जहां जहां सुनामी का प्रभाव है। तो यूनेस्को IOC सुनामी तैयारी मान्यता कार्यक्रम के बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं, क्या है ये बेसिकली, क्या है ये संस्था है। TRRP का जो परिचय है, ये यूनेस्को अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग, इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन है। ये बेसिकली क्या है कि अंतरराष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठन है जो कि समुदाय आधारित प्रयास है, कम्युनिटी बेस्ड प्रयास है। सरकारें इसमें शामिल हैं, कम्युनिटी बेस्ड प्रयास है, और ये वैश्विक तटीय क्षेत्रों में जोखिम की रोकथाम और समन को बढ़ावा देने का कार्य करता है।
जिससे कि सुनामी चक्रवात जैसी जो आपदाएं हैं उससे बचा जा सके। और कार्यप्रणाली क्यों? क्योंकि जलवायु परिवर्तन का खतरा, जैसे जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अधिक हो रहा है तो इस तरह की जो एक्सट्रीम इवेंट है, सिर्फ सुनामी की बात नहीं, चक्रवात से भी प्रभावित हो रहे हैं। तो अगर आपदाओं को देखते हुए इस तरह प्रकार की तैयारी कर ली गई और ये तटीय क्षेत्रों में ऐसे गांवों का विकास कर लिया गया जो सुनामी के लिए भी रेडी हैं, तो वो चक्रवात जैसे समस्याओं से बच सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पे बेसिकली है। कार्यप्रणाली, इसमें लगातार मूल्यांकन के लिए 12 तैयारी संकेतक शामिल हैं। एक बार मान्यता मिलने के बाद इसे प्रत्येक 4 वर्षों में नवीनीकृत किया जाएगा। और उसके बाद भारत में कार्यान्वयन एजेंसी कौन है? वही पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत जो काम करेगी एनटीआरबी। एनटीआरबी का अध्यक्ष कौन होगा? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र इनक्वेस जो है का निदेशक होता है। और इनक्वेस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के अधिकारी शामिल होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट संस्था है, यहाँ पे पूछा जा सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट संस्था है जो भारत में काम करता है, राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। सुनामी से निपटने के लिए अन्य प्रयास, तो सबसे पहले क्या है अन्य प्रयास? तो एनडीए में हमारे यहाँ सुनामी किसी भी आपदा प्रबंधन के लिए एनडीए में हमारे यहाँ जो विशेषज्ञ संस्था काम करती है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के दिशा निर्देश इसमें जारी किए गए हैं सुनामी को लेकर कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जोखिम को कैसे कम किया जा सकता है। तो बेसिकली वही निर्देश जो है जोखिम प्रबंधन के लिए जागरूकता बढ़ाने, क्षमता निर्माण, शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं विकास को सिफारिश करता है। तो ये बड़े व्यापक तौर पे जो है ना सुनामी जैसी आपदाओं को जो है ना एड्रेस करने के लिए किया गया। उसके बाद क्या, भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी केंद्र अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती है खास करके सुनामी चक्रवात जैसी आपदाओं के दृष्टिकोण से, जो कि जिसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। ITEWC यह अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए हिंद महासागर के 25 तटीय देशों को सुनामी संबंधी सलाह प्रदान करता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय समझ सकते हो। और उसका तकनीक का उपयोग, दो तकनीक यहाँ पे ध्यान में रख लेंगे, बॉटम प्रेशर रिकॉर्डर और बॉय और उपग्रह संचार का उपयोग। बेसिकली बॉटम प्रेशर रिकॉर्डर क्या होता है कि सागर तल में स्थित ये सेंसर्स होते हैं जिसमें जो सागर तल का प्रेशर होता है, क्योंकि लहरें जब बन रही हैं तो वो प्रेशर जो है चेंज होगा, फिर सागर तल का उसके प्रेशर को चेक करता है। ऊपर जो बॉय लगा हुआ है, आप देखोगे कभी आपने देखा होगा ओशन का, आपने पिक्चर देखा होगा वीडियो वगैरह, तो उसमें जगह जगह पे जो है ना बॉल या कुछ ऐसे एंकर टाइप की चीजें जो है ऊपर जो है तैरती हुई नजर आती, तो वो वैसा ही कुछ है, वही है। तो ऊपर जो है ना वो उसको भेजेगा और वहां से ये कनेक्टेड सैटेलाइट है और सैटेलाइट यहाँ पे अर्ली वार्निंग सेंटर को जो भेजेगा। तो ये डेटा का पूरा जो है ना तंत्र है ये, जिससे कि वार्निंग सिस्टम को सूचित किया जा सकेगा समय रहते हुए और इससे बचा जा सकता है और इसको ट्रैक किया जा सकता है कि सुनामी आने में कितना समय है या आ सकता है या नहीं आ सकता। चलिए ठीक है, अब अंत में देख लेते हैं यूनेस्को के अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग, जो ये संस्था ये काम कर रही है, तो उसके बारे में कि स्थापना 1960 में हुई थी फ्रांस के पेरिस में। उद्देश्य क्या है? समुद्र तटों और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में सुधार के लिए समुद्र विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। 152 सदस्य देश हैं, भारत एक सदस्य है इसका। और सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक अभी क्या चल रहा है 2021 से 23 के समन्वय का प्रभारी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो फैक्चुअल जानकारी है वो भी मैं यहाँ पे हाईलाइट करते चल रहा हूँ। चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं और यूपीएससी इस प्रकार से पूछती है, जो नवीन घटनाएं हैं या अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और ये जो इस प्रकार की चीजें हैं। सुनामी रेडी विलेज के प्रमाणन के लिए निम्नलिखित में से कौन से मानदंड आवश्यक हैं? तो बड़ा आसान है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है, नहीं ध्यान रखा है, तो आप यहाँ पे ये यहाँ पे गलत हो सकते। तो सुनामी जोखिम के प्रति उच्च जन जागरूकता, भाषा बदल सकती है वहां पे, हैजार्ड मैपिंग एंड प्रिपेयर्डनेस, सार्वजनिक स्थानों पे इवैक्यूएशन मैप का प्रदर्शन, नियमित मॉक ड्रिल्स में भागीदारी। तो आंसर साफ साफ दिख रहा है, डी होगा आंसर। चलिए एक और, यही संस्था के जो विभिन्न संस्थाएं हैं आई हैं इसमें चर्चा में, उसके बारे में, उनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। यूनेस्को आईओसी का सुनामी रेडी रिकॉग्निशन प्रोग्राम किस प्रकार की पहल है? तो ये इस प्रकार से ट्रिक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय पहल है, स्वैच्छिक और समुदाय आधारित प्रयास है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए कैग की रिपोर्ट आई है, एक जो हमारा
नेक्स्ट आर्टिकल है, कैग की रिपोर्ट आई है, किस संदर्भ में आई है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रदर्शन के संदर्भ में कुछ मुद्दों को रेखांकित किया गया, मतलब जो उसमें कुछ कमियां हैं उसे उजागर किया गया है। और कैग के बारे में हम जानते हैं, जो सरकार के ऑडिटर के रूप में काम करता है, देखने का काम करता है कि कहाँ पे जो सरकारी व्यय है वो सही से सही दिशा में किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो यही कैग का काम है। संस्था जो है महत्वपूर्ण संस्था है देश की, उसके जो रिपोर्ट है इसलिए उसे इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ठीक है, तो वो रिपोर्ट आई है तो इसलिए इसका न्यूज़ आर्टिकल जो है इसका हेडिंग ही यही, कैग ने सरकार के प्रमुख अपस्किलिंग योजनाओं में कमियां बताई हैं। और इसलिए इसे क्या इसमें शामिल किया, पेपर 2 और पेपर 3 में कैग गवर्नेंस और लोक नीति कौशल विकास से संबंधित, क्योंकि अर्थव्यवस्था का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और प्रत्येक वर्ष बजट में आप देखोगे एक महत्वपूर्ण जो बजटरी एलोकेशन है वो कौशल विकास के दृष्टिकोण से दिया जाता है। और अगर विकसित भारत को विकसित राष्ट्र में परिणत करना है तो आज सबसे बड़ी जो हमारे पास जो हमारा लक्ष्य होना चाहिए वो क्या है? कौशल विकास। क्यों? क्योंकि हम युवा जनसंख्या वाले देश हैं और उससे एक संसाधन के रूप में बदलने के लिए कौशल विकास महत्वपूर्ण है। तो इसलिए बहुत बड़ा ये जो यहाँ पे ये रिपोर्ट इसे इसलिए और ज़्यादा गंभीर और बड़ा माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो इतना महत्वपूर्ण जो लक्ष्य है उसमें कमियां अगर हैं तो इस पे पुनर्विचार किया जाना चाहिए। और इनके दी गई जो सिफारिशें हैं जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे उस पर भी विचार किया जाना चाहिए। तो बेसिकली यही है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में कमियों को रेखांकित किया गया है। और ये जो ईयर क्या था, लेखा परीक्षा जो रिपोर्ट थी 2015 से 22 की अवधि के दौरान PMKVY के प्रथम 3 चरणों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया गया। और इस रिपोर्ट में योजना के संचालन और वित्तीय चुनौतियों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को रेखांकित किया गया है। ठीक है, जो प्रमुख मुद्दे यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं उसे देख लेते हैं। सबसे पहला, कौशल प्रशिक्षण रोजगार के लिए आवश्यक कौशल में विसंगतियां। कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के लिए आवश्यक, तो बेसिकली क्या जो डिमांड है जिस रोजगार की और उससे संबंधित कौशल डेवलप नहीं किया जा रहा है। तो मतलब ये नीतिगत तौर पे मतलब बेसिक जो उद्देश्य था, फंडामेंटल जो उद्देश्य था वही खंडित हो रहा है, क्योंकि कौशल प्राप्त करके भी वो रोजगार प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और ये इतना पैसा खर्च करने के बाद भी इंडस्ट्री को प्रशिक्षित जो है कर्मी नहीं मिल पाएंगे। तो ये चीज जो है ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा है कि राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता जो नीति है ये निर्धारित करती किस प्रकार के कौशल स्किल सिखाने हैं। और चिन्हित कौशल आवश्यकताओं के अनुसार कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित नहीं किए जा रहे हैं, या तो आउटडेटेड हैं, पुराने हैं, या कुछ अलग ही किया जा रहा है। आवंटित धनराशि का उपयोग नहीं किया जा रहा है। आवंटित धनराशि जो है तो इसका मतलब फंड जो है अंडर यूटिलाइज कंडीशन में रह जा रही है, मतलब 20% जो है लगभग 20% धनराशि अप्रयुक्त रह जा रही है। मार्च 2024 तक का आंकड़ा है। डेटा में सुचिता की कमी है। जो डेटा दिए जा रहे हैं सब जगह उसमें क्या है, एक ही डेटा को कट कॉपी पेस्ट मतलब डुप्लीकेसी दिख रही है। मतलब एक ही व्यक्ति का फोटोग्राफ और जो जो प्रमाणन के लिए और चीजें आईडी, बैंक खाता, ईमेल वगैरह जो है ना वहां पे पेस्ट किया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इसमें कुछ लीकेज या पारदर्शिता की कमी है। मतलब 95% अभ्यर्थी, मतलब ये गंभीर मामला है। इस पोर्टल पर दर्ज लगभग 95% अभ्यर्थी की जानकारी जो है ना अमान्य या अनुपलब्ध है। मतलब जिनको स्किल किया गया, स्किल इंडिया पोर्टल पे ये सारी डेटा को अपलोड करना होता है। तो ये गंभीर खामियां हैं यहाँ पे। तकनीकी योग्यता से संबंधित खामियां क्या है कि जिन कार्यों के लिए तकनीकी शिक्षा पृष्ठभूमि आवश्यक पात्रता थी उसमें सत्यापित 85.40% अभ्यर्थियों के पास केवल मूलभूत साक्षरता स्तर की आवश्यकता ही शिक्षा थी। तो ये कुछ जो है काफी गंभीर मुद्दे हैं। तो कौशल विकास में इन चुनौतियों के रूप में हम लोग मेंस आंसर राइटिंग में भी इन बिंदुओं को लिखा जा सकता है, क्योंकि खुद कैग ने बोल दिया तो ये काफी जो है मान्यता है इसकी है। तो कैग की लेखा कुछ और कमियां क्या है कि फर्जी एजेंसियां, कि ऐसे एजेंसियों के द्वारा प्रशिक्षण में जो है ना जो शामिल हैं जो कि फेक हैं और गलत तरीके से काम कर रही हैं, और क्या जो कि जिनके द्वारा प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। और अन्य कमियां क्या है कि कम प्लेसमेंट रेट, डुप्लीकेट रिकॉर्ड आदि, और पात्रता मानदंडों का अनुमानन नहीं किया गया, और केंद्र और राज्य सरकारों से समन्वय में कमी आ रही है, जिससे कि इस योजना को जो है ना संचालन करने में
महत्वपूर्ण जो है चैलेंजेस आ रहे हैं। सिफारिश क्या है कि बाजार को मांग को ध्यान में रखा जाए, मतलब बाजार में जो डिमांड है तो तभी हम लोग एक स्किल्ड फोर्स तैयार कर पाएंगे, और स्किल्ड फोर्स तैयार कर पाएंगे और उसका लाभ पूरी अर्थव्यवस्था को मिलेगा, मतलब उस क्षेत्र को भी मिलेगा। मान लिया जाए टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए या आईटी सेक्टर के लिए नए जो ट्रेंड कर्मी चाहिए, तो उसे एआई या डिफरेंट टाइप के जो टेक्नोलॉजी है जिसकी डिमांड है उसमें अगर ट्रेन किया जाए तो सबके लिए ही लाभ लाभ है। मतलब उस युवा को भी, स्किल्ड पर्सन को भी उसे अधिक से अधिक आय का अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि अगर उसे जिसकी डिमांड है अगर वो स्किल लिया जाए। परिकल्पित राष्ट्रीय कौशल विकास योजना की तैयारी में तेजी लाकर पीएमकेवीवाई की प्रक्रियाओं को मजबूत करना चाहिए। पीएमकेवीवाई जो 4 अभी जो चरण चल रहा है, चौथा चरण के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा प्रशिक्षण की सख्त निगरानी की नीति का अनुपालन करना चाहिए। साथ ही पोर्टल पर डेटा दीर्घकाल तक सुरक्षित रखना चाहिए, जिसका बाद में भी जांच की जा सके। निगरानी तंत्र को मजबूत करना चाहिए, शुरू से लेकर अंत तक की प्रशिक्षण की वैधता के सत्यापन के निर्देशों को सख्ती से अनुपालन हो। और एकीकृत जिला सूचना प्रणाली मतलब क्या, जो डेटा है मतलब पीएम केवीवाई के साथ एकीकृत करने की प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए, जो डेटा जिलावार ढंग से है, तो जिससे हम लोग सिंक कर पाएंगे सप्लाई और डिमांड को। तो क्या है इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि प्रारंभ कब हुआ था। 10 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो ये ध्यान रहे, तो इससे प्रश्न आना एकदम जो है इम्पोर्टेंट है ये। और केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय देश भर के युवाओं मतलब ग्रामीण क्षेत्रों सहित को अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण तथा पूर्व प्रशिक्षण की मान्यता के माध्यम से बेहतर कौशल अपस्किलिंग, पुनः कौशल रीस्किलिंग प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक है। चरण 4 1 2 3 4, पहला जो है 15 से 16, दूसरा जो है 2 पहला में क्या था, पायलट चरण था वो, दूसरे में 1.10 करोड़ जो अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देना था, तीसरे में 2 विशेष कार्यक्रम जब कोविड आ गया था उस समय कि कोविड वॉरियर्स कार्यक्रम और अनुकूलन क्रैश कोर्स और स्किल हब इनिशिएटिव, इस तरह से। और उसका पीएमकेवीवाई 4 में बेसिकली क्या, वेब 3 मतलब जो आजकल जो आईटी सेक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर का जो विकास हो रहा है उसको देखते हुए वेब 3, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, उसके बाद जो अन्य क्षेत्र हैं जैसे जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर जो डेवलप हो रहा है उसके लिए जो स्किल की आवश्यकता है तो वैसे स्किल्स को सिखाया जाना। उसके बाद सर्कुलर इकोनॉमी, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में ट्रेंड से संबंधित हरित अर्थव्यवस्था जैसे नए युग के कौशलों को प्रशिक्षण को ध्यान देता है। ठीक है। उपलब्धि क्या है, अभी तक हमने टोटल 1.6 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया है, लगभग 45% महिलाएं हैं, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। चलिए एक और लैंगिक अधिकार और लैंगिक समानता से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा कि इरादे से असर तक कार्यस्थल पर लैंगिक समानता पर अच्छी प्रथाओं का एक संग्रह, कंपेंडियम। ये बेसिकली क्या है, नीति आयोग की रिपोर्ट है, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। और ये कार्यस्थल पर लैंगिक समानता को जैसे बढ़ावा दिया जाए, क्या मुद्दे हैं, क्या इसकी सिफारिश है, इसके बारे में ये बात करता है भारत में। तो इसीलिए इसमें इसका नाम ही इरादे से असर तक, सिर्फ इंटेंट से काम नहीं चलेगा बल्कि इसका प्रभाव दिखना चाहिए। तो ये रिपोर्ट क्या कहती है कि ये रिपोर्ट बेसिकली यही कहती है कि ये रिपोर्ट फ्रॉम इंटेंट टू इम्पैक्ट संकलन शीर्षक से जारी की गई। यह संकलन नीति आयोग और सीआई कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री मतलब जो व्यापार समूहों का जो एक समूह है, संगठन है, उसके द्वारा संयुक्त पहल है। और यह संकलन भारत के कार्यस्थलों लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए एक रणनीतिक रोड मैप है, मतलब क्या किया जाए उसका ब्लूप्रिंट दिया गया है, जिससे कि सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक सशक्तिकरण और न्याय को तो प्रदान किया जा सके। मतलब एक बड़ी जनसंख्या जो कि हाशिए पे थी उसे व्यापार और वाणिज्य सेक्टर में उसे बढ़ चढ़ के हिस्सा प्रदान किया जा सके। और सिर्फ जो है निचले स्तर पे ही नहीं बल्कि ऊपर तक, नीचे से लेकर ऊपर तक मतलब बोर्ड लेवल तक भी उसे दिया जा सके। और उसके बाद उसकी जो कार्य प्रणाली है और उसकी जो कार्य सेवा शर्तें हैं या सेवा से संबंधित जो विभिन्न मुद्दे हैं उसको एड्रेस किया जाए। तो बेसिकली यही काम ये कर रहा है, ये जो हम लोग ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। तो प्रमुख उद्देश्य इसका यही है कि भारत को वर्ष 2047 तक 30 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर बनाना है, विकसित अर्थव्यवस्था में तब्दील करनी है, तो हमें क्या है, जो 14.5 करोड़ महिलाएं को कार्यबल में शामिल करना हो, क्योंकि अधिक कार्यबल की आवश्यकता होगी।
अधिक कार्यबल। और अधिक कार्यबल कहाँ से आएंगे? अधिक कार्यबल वहीं से आएंगे जिसे हमने अभी तक मौका नहीं दिया, मतलब आधी जनसंख्या को। और इसी के आधार पे हम लोग जो एसडीजी है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, और उसमें जो उसके जो 5 है, एसडीजी 5 और एसडीजी 8, जिसमें एसडीजी 5 में लैंगिक समानता सुनिश्चित करना और एसडीजी 8 में सम्मानजनक कार्य और आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करना, जैसे लक्ष्य को भी तभी प्राप्त कर सकते हैं जब तक कि लैंगिक समानता सुनिश्चित नहीं किया जा सके, जिससे कि आर्थिक आज़ादी, यही है एक टर्मिनोलॉजी हमने सुना है, आर्थिक आज़ादी। आर्थिक आज़ादी तभी आएगी जब आय और रोजगार के समान अवसर होंगे सभी जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे। ये संविधान का अनुच्छेद 15 भी ये चीजें कहता है। तो भेदभाव को हर जगह से खत्म करना पड़ेगा। राजनीतिक रूप से तो हमने कर दिया, मतलब जब हमने संविधान लिखा, क्योंकि अनुच्छेद 15 है वहाँ, लेकिन क्या आर्थिक रूप से ये चीजें खत्म हुई? नहीं हुई। तो इसलिए लैंगिक अधिकार को सुनिश्चित करना है तो आर्थिक स्तर पे हमें ये काम करने होंगे। तो इस तरह से हम लोग इसे जोड़ कर देख सकते हैं। तो इसलिए पेपर 1 भी हो सकता है। ठीक है। सामाजिक क्षेत्र, लैंगिक समानता सुनिश्चित करने में बाधा बनने वाले संरचनात्मक और सामाजिक अवरोध। मुद्दा क्या है? क्या समाज में समस्या क्या है? तो समस्या वही है कि कार्यबल में शामिल होने से संबंधित जो बाधाएं हैं, मतलब क्या भर्ती लेने वाला और भर्ती के दौरान ही कुछ पूर्वाग्रहों से काम होता है। मतलब कुछ नौकरियों में केवल पुरुषों को ही उसके लिए जो है क्षमतावान माना जाता है। जैसे मैथ्स और साइंस जो है, टेक्नोलॉजी वगैरह की जानकारी जो है लड़कियां अच्छा नहीं कर सकती या महिलाएं, मतलब सिर्फ पुरुष ही उसमें जो है ना सक्षम होते हैं। ये हमारी सोच है। क्यों? ऑब्वियसली हमने अपने आसपास उन्हीं को देखते आए हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे, जिसके कारण क्या, अभी देखो यहाँ पे एक डेटा महत्वपूर्ण है कि 43% कुल स्नातक महिलाएं हैं, जबकि इसमें 47% ही कार्यबल में उनकी भागीदारी है। स्टेम क्षेत्र की बात हुई। स्टेम को यही बोला जाता है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स सेक्टर में। तो ये काफी चौंकाने वाले आंकड़े हैं। नौकरी जारी रखने से जुड़ी बाधाएं, महिलाओं को विशेष करके जब मातृत्व गर्भाधान की स्थिति होती है तो गर्भ प्रेगनेंसी के समय में नौकरी छोड़ना होता है, और फिर नौकरी ज्वाइन करना एक बहुत बड़ी चुनौती। या तो उनकी नौकरी चली जाती है, या उस दौरान उनके वेतन की कटौती होती है, या मिलती ही नहीं है। इस प्रकार की जो चुनौतियां हैं, जिस कारण से उन्हें जो ब्रेक है, तो वो एक पेनल्टी की तरह हो जाता है उनके लिए, जबकि ये प्राकृतिक रूप से उन्हें क्या है, एक आशीर्वाद है। लेकिन ये आज आर्थिक व्यवस्थाएं हमने, आर्थिक और कानूनी व्यवस्थाएं हमने ऐसा बना रखा है कि मैटरनिटी लीव उनके लिए एक क्या है, आर्थिक बर्डन या पेनल्टी के रूप में है। तो इसलिए इसको मैटरनिटी पेनल्टी बोला जा रहा है इस घटना को, जिससे महिलाओं को छूट जाए। लगभग 75% कामकाजी महिलाओं के मातृत्व कार्य की वजह से अपने करियर में रोजगार छूटने की समस्या, ये बड़ी आम घटना है। हमने अपने आसपास भी सुना होगा और ये देखा होगा। विकास में बाधाएं क्या है कि जो ऊपरी स्तर तक, जैसे मैंने बोला उद्देश्य में ही शुरुआत में, कि ऊपरी स्तर में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कंपनी के ऊपरी स्तर, जहाँ पे डिसीजन मेकर्स की भूमिका होती है, तो वहाँ पे जो लोग एक्सपीरियंस्ड पर्सन की भूमिका होती है, तो वहाँ पे महिलाओं को पहुंच पाना और महिलाओं को जगह देना, ये अपने आप में बड़ा असामान्य है भारत में। और अभी भी ये जो है ग्राउंड रियलिटी है, क्योंकि उसको बोला गया ओल्ड बॉयज क्लब, उसमें जगह ही नहीं। नेतृत्व विकास के अवसर को कम मिलते हैं। व्यवस्था संबंधित समस्याएं क्या है कि वैश्विक स्तर पे देखा गया कि 76% ऐसे अवैतनिक कार्यों में इनकी इन्वॉल्वमेंट है। अवैतनिक कार्य मतलब जहां पे उसके लिए कोई वेतन नहीं है, जिसके लिए कोई पैसा नहीं मिल रहा है। तो कैसे अवैतनिक कार्य होते हैं? जैसे केयर वाला कार्य, मतलब बच्चे की देखभाल या अन्य किसी इस तरह के कार्य, अनपेड केयर वर्क महिलाएं करती हैं। इससे आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी सीमित हो जाती है। मतलब हम अपने घरों में भी देख सकते हैं महिलाओं की स्थिति, जिसे हम लोग हाउस मेकर या हाउस वाइफ बोला जाता है। तो ये चीजें देखी जा रही, जबकि वो एक महत्वपूर्ण कार्य है और वो जीडीपी का हिस्सा है, उसके लिए पे किया जाना चाहिए। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो महत्वपूर्ण हैं काफी। आगे की राह में क्या बताया गया कि कुछ सिफारिशें हैं यहाँ पे कि लैंगिक समानता को सुनिश्चित करनी है तो संपूर्ण जीवन चक्र का दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। संपूर्ण जीवन चक्र का दृष्टिकोण मतलब क्या कि सबसे पहले रोजगार में महिलाओं को प्रवेश को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, मतलब एंट्री लेवल से लेकर आगे तक। तो भर्ती में के क्रम में ही लैंगिक भेदभाव मुक्त वाली प्रक्रिया अपनानी चाहिए। क्लियर है? जो हमने देखा एंट्री लेवल पे समस्याएं हैं। ब्लाइंड स्क्रीनिंग पद्धति होनी चाहिए, जो
छटनी जिसके कारण की जा रही है कि ये महिला है, ये काम नहीं कर पाएगी, इसे छांट दिया जाए। ये देखा गया है सामान्यतः जहाँ भी छटनी प्रक्रिया होती है वहाँ पे क्या है जो है सबसे पहले महिलाओं को हटा दिया जाता है क्योंकि उसे कम सक्षम माना जाता है। अर्थात भर्ती करते समय नाम, लिंग, उम्र उजागर करनी चाहिए और कौशल को आधार बनाना चाहिए, नहीं करना चाहिए मतलब इस आधार पे काम नहीं बल्कि स्किल के आधार पे। उदाहरण के लिए कैप जेमिनी और यूनिलीवर, ये बड़ी कंपनियां हैं, हमने सुना है नाम। यहाँ पे क्या है, जैसे कंपनियां नौकरी का विवरण देते समय एआई टूल्स का उपयोग करती है और एआई टूल्स ही जो है ना स्क्रीनिंग करता है। बेसिकली उसमें आधार उसका वही होता है कि जो स्किल की आवश्यकता है कंपनी को उसके आधार पर तय करता है। उसमें कहीं भी नाम, जाति, लिंग वगैरह की भूमिका ही नहीं होती है, वो स्किल से संबंधित है। रोजगार में महिलाओं की भर्ती के लिए विशेष अभियान चलाए जाने चाहिए कि अधिक से अधिक महिलाओं को इसमें लाई जाए। और ये बेसिकली इसको इथिक्स से भी जोड़कर देखा जा सकता है, ये एटीट्यूड बदलने वाला भी एक के तौर पे देखा जाना चाहिए इसे कि पूरे के पूरे परिवार का, समाज का एटीट्यूड बदलाव किया जाना चाहिए। और ये लंबे समय तक परसुएशन से किया जा सकता है, लंबे समय तक परसुएशन जो कार्य, ये भी इथिक्स का हमारा जो एक महत्वपूर्ण सिलेबस का महत्वपूर्ण शब्दावली हम लोग सुनते हैं, तो उससे किया जा सकता है। और इसके लिए जो है डिफरेंट जो है रोल मॉडल और डिफरेंट जो जो हस्तियां हैं, महिला हस्तियां, उनके द्वारा जो है चीज़ें की जा सकती है। तो ये चीज़ें इस तरह से देख सकते हैं। अब कुछ और चीज़ें कि महिलाओं को नौकरी जारी रखने के लिए उपाय करना, तो नौकरी जारी रख सकें, पेरेंटल लीव, मैटरनिटी लीव की व्यवस्था को एकदम समुचित बनाया जाए। जैसे कि नेटफ्लिक्स मतलब अपने यहाँ असीमित पितृत्व मातृत्व अवकाश नीति का अनुपालन करता है, मतलब ये उनका अधिकार है, अधिकार पूर्वक जो है ना फ्लेक्सिबल टाइम छुट्टी के लिए, लीव के लिए वो अप्लाई कर पाए। विकास और प्रगति सुनिश्चित करना, उदाहरण के लिए प्रोपेल IHER और सी लीड्स जैसे कार्यक्रम महिलाओं को समझौता कौशल, जो निगोशिएशन आर्ट है, स्किल है, और रणनीतिक सोच को विकास हेतु प्रशिक्षण देते हैं। तभी तो वो क्या होगा, जो उन्हें क्या कमजोर समझा जाता है स्ट्रेटजिक प्लानिंग के दृष्टिकोण से और निगोशिएशन के दृष्टिकोण से, उनको उसमें स्किल किया जा सकेगा और उनमें जो उनका जो करियर ग्रोथ है तो उनका भी हो सकेगा। और जहाँ भी मौका मिला है, अवसर मिला है, तो महिलाओं ने अच्छा किया है, ये हम लोग देख सक रहे हैं अपने आसपास। समावेशी कार्य संस्कृति की स्थापना, तो बेसिकली कुल मिलाकर यही है कि समावेशी सबको, मतलब ऐसी नीति हो कंपनी की, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की, समावेशी हो। जैसे टेक महिंद्रा और जेनपैक्ट का उदाहरण है कि जहाँ भी कंपनियों के अपने निदेशक मंडलों में महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित करता है, मतलब संख्या एक रेशियो, इंपॉर्टेंट रेशियो वहाँ पे मेंटेन किया जा सके। अब कुछ केस स्टडी है, देख लेते हैं, मतलब देश और दुनिया का जो जो आदर्श व्यवहार है इस दृष्टिकोण से। सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि समान, इसमें पॉइंट वाइज हम लोग देखेंगे कि समान वेतन एवं विधिक संरक्षण। तो समान वेतन और विधिक संरक्षण के दृष्टिकोण से जर्मनी और न्यूजीलैंड का उदाहरण। जर्मनी में कानून ही है, पारिश्रमिक पारदर्शिता अधिनियम कर्मचारियों को वेतन संबंधी डेटा मानने का अधिकार देती है। उसके बाद क्या, न्यूजीलैंड में समान वेतन संशोधन अधिनियम विभिन्न क्षेत्रों में वेतन समानता सुनिश्चित करता है। साझा देखभाल में मातृत्व पितृत्व अवकाश, ये अगर इस बात को अगर हम लोग पीछे ले जाएं तो भारत के संविधान में भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं हैं कि राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि सबके साथ न्याय हो, समाज के कमजोर वर्गों के साथ। कहाँ है ये नीति निर्देशक तत्व में ये चीज़ें। चलिए, साझा देखभाल में मातृत्व पितृत्व अवकाश, ये चीज़ें आ गई। नॉर्वे और स्पेन, नॉर्वे में पिता के लिए अनिवार्य पितृत्व अवकाश कोटा लागू किया गया है। स्पेन में माता पिता दोनों को 16-16 सप्ताह के मातृत्व पितृत्व अवकाश की सुविधा बाकायदा दी गई है, प्रदान की गई है। लचीले कार्य घंटे में रोजगार में वापसी कार्यक्रम, यूनाइटेड किंगडम और भारत में कर्मचारियों को लचीले कार्य घंटे की विधि, मतलब फ्लेक्सिबल, कोई 2 घंटे 3 घंटे इस तरह से की विधि का अधिकार प्रदान किया गया है। भारत में टाटा और एसेंचर जैसी कंपनियां जो हैं प्रसव के बाद महिलाओं के लिए रोजगार में वापस आने के कार्यक्रम संचालित करती हैं। संरचनात्मक और संस्थागत सहायक तंत्र क्या है, डेनमार्क और फ्रांस में भी, कि डेनमार्क में सब्सिडी युक्त सार्वभौमिक बाल देखभाल की गारंटी प्रदान की गई है, प्लस संस्थागत स्तर पर भी व्यवस्था की गई है। जिन्हें के साथ समस्याएं, जो कामकाजी लोग हैं, उन्हें जो है ना सब्सिडाइज रेट पर यह सुविधा प्रदान की गई है, क्रेच वगैरह की, सामान्य भाषा में हम लोग बोल सकते हैं। कार्यस्थल पर बालकों की देखभाल हेतु सार्वजनिक क्रेच और कर प्रोत्साहन जैसी सुविधाएं प्रदान की गई है। तो अब हम लोग संक्षिप्त सुर्खियों में देखते हैं कौन कौन से शॉर्ट न्यूज हैं। जो सबसे पहला शॉर्ट न्यूज है हमारा, वीर बाल दिवस।
इतिहास और संस्कृति से संबंधित यहाँ पर देख सकते हैं बाबा जोरावर सिंह जी एवं बाबा फतेह सिंह जी, ये इनकी याद में इनकी बेसिकली है कि 26 दिसंबर को इनकी शहीदी दिवस मनाई जाती है और इसके इसके इसी समय बाल दिवस मनाया गया और इसी अवसर पर राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी वितरित किए गए हैं। इनके बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेंगे कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है कि यह दिन 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे हैं, ये छोटे पुत्र जी के छोटे पुत्रों शहीद साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और साहिबजादा बाबा फतेह सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। 2022 से ये शुरुआत की गई है इसकी, 2022 से 26 दिसंबर को मनाया जा रहा है। बेसिकली हुआ ये था कि मुगल सेना ने आनंदपुर साहब में इन्हें कैद करके मतलब जो बंदी बना लिया गया, तो वहीं पे इसे जो है ना इन्हें शहीद कर दिया गया, वहाँ पे इनकी हत्या कर दी गई। तो ये शहीद हुए 26 दिसंबर 1705 में, तो इसलिए उन्हीं के इसमें उनको श्रद्धांजलि के लिए रूप में। तो ये इस बाल पुरस्कार के बारे में थोड़ा हम देख लेंगे कि राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है, प्रतिवर्ष भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, प्रदान किया जाता है और यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों को सम्मानित किया जाता है और बच्चे क्या 5 से 18 वर्ष की आयु के होंगे। तो ये चूंकि ये जोड़ दिया गया है एक ऐतिहासिक पुरुष से, ये नाम ऐतिहासिक घटना से, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लें क्योंकि डायरेक्ट यूपीएससी के द्वारा पूछा जा सकता है। चलिए, कोलियरी नियंत्रण संशोधन नियम 2025, जिन्हें इस शब्द से समस्या है, समझने में समस्या हो रही है, तो कोल से आया है, मतलब कोल माइनिंग, कोल खनन जहाँ किया जाता है तो उस स्थान को कोलियरी बोला जाता है। कोल से कोलियरी आया है। इसे खदान भी बोला जाता है, माइंस, खदान, कोयला खदान। क्या बोला जाता है? कोयला खदान। इस शब्द का अगर लिटरल मीनिंग करेंगे तो कोयला खदान बोलते हैं इसको। तो इसके लिए वर्ड है कोलियरी, जहाँ पे कोयला का खनन किया जाता है। तो बेसिकली इससे संबंधित नियम आई है 2025 में, मतलब संशोधन किया गया। क्या है कि सरकार ने कोयला खदान नियंत्रण संशोधन नियम अधिसूचित किया गया। इनका उद्देश्य व्यावसायिक करने, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बेसिकली कोयला खनन से संबंधित जो कंपनियां हैं उसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है सुनिश्चित करना। और क्या कि जिससे बिजनेस फ्रेंडली हो सके हमारी नीति। तो नीति में क्या किया गया, जो कोयला कंपनियां हैं जो उनको आवंटित किया गया जो खान मतलब माइन और या जो सीम कोयला परत, मतलब कोयला को परतों में ये खोदा जाता है। आप ध्यान में रखा जाएगा, क्यों ध्यान में रखें, क्यों कि कोयला इस तरह से मिलती है बेड के रूप में, इस तरह से। तो एक परत ये सीम 1, इससे सीम बोला जाता है। तो जो ये प्लेटफॉर्म 1 हो गया, ये प्लेटफॉर्म 2 हो गया। अब इसकी खुदाई हो गई, यहाँ से ड्रिल करके यहाँ पे ये खुदाई की गई। हो सकता है ये अलग से खुदाई की जाएगी, फिर यहाँ से ये जाके माइनर्स आएंगे। इस तरह से किया जाता है, और जो कि जमीन के अंदर। तो ये जो दोनों जो है आवंटन किया जाता है इस प्रकार की चीजें, तो उसके लिए सबसे पहले एक संगठन है कोयला नियंत्रण संगठन, जो कि कोयला मंत्रालय के अंतर्गत ही काम करती है। मतलब ये पूरी तरह से एक रेगुलेट करने के लिए, कोयला इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए संगठन का काम करते हैं। तो पहले इसमें नियम ये था कि इस संगठन से, कोयला नियंत्रण संगठन, कोयला कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से अनुमति लेनी होती थी कंपनियों को। लेकिन अब इस अनुमति लेने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। तो जिससे क्या, और ये अनुमति कौन दे देगा? वही कोयला कंपनी, यही कोयला कंपनी ही दे देगी, जिसके अंतर्गत जो माइनर जो हैं ये, जिन्हें वो ठेका दिया गया है, निजी तौर पे आवंटित किया गया। संशोधित प्रावधानों के तहत खनन या परत खोलने की अनुमति देने का अधिकार अब संबंधित कोयला कंपनी के बोर्ड को ही सौंप दिया गया। यही ठीक है। तो हमने ये समझ लिया, सीसीओ है, उसके बाद ये कोल कंपनियां हैं, और उसके बाद जो कोल कंपनियों को कोयला खोल, निजी तौर पे जो निजी कंपनियां जो हैं जो काम कर रही हैं, निजी कंपनी जो अंततः माइनिंग करेंगी इसके अंतर्गत। तो इस तरह से ये संगठन, ये संरचना बनी। और कंपनियों के अलावा अन्य संस्थाओं को इस तरह की अनुमति अभी भी कोयला नियंत्रण संगठन के माध्यम से ही लेनी होगी। मतलब सिर्फ कंपनियों के क्षेत्र ये के लिए ऐसा किया गया, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, जो महत्वपूर्ण कंपनियां हैं कोयला खनन के क्षेत्र में। चलिए, रतन महल अभ्यारण्य गुजरात का एक अभ्यारण्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिग कैट की आबादी पाई जाती है, तो इसलिए चर्चा में है कि हाल ही में गुजरात के रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य में बाघ की उपस्थिति दर्ज की गई। इसी के साथ गुजरात में 33 वर्षों के बाद पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा हासिल कर लिया। हमने पढ़ा है कि बाघ गुजरात जो है वहाँ पे गिर जो है शेर पाए जाते हैं,
और उस इकोसिस्टम में, पूरे के पूरे इकोसिस्टम में, मतलब उसी शेर की तरह जो उच्च मांसाहारी जीव है, बाघ की उपस्थिति सामान्यतः नहीं है। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से डिफरेंट अकाउंट में बताया जाता है कि ये पूरा रीजन जो है ना, बाघों की उपस्थिति यहाँ पे बताई जाती है, और डिफरेंट अकाउंट में भी ऐसा मिला है ऐसा। जबकि उससे लगे हुए स्टेट जो राजस्थान है, मध्य प्रदेश, उसमें बाघों की जनसंख्या काफ़ी ठीक ठाक है, हाँ, लेकिन गुजरात में नहीं पाए गए थे। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है ये घटना कि गुजरात की में जो है ना बाघ भी उपस्थित हैं। तो ये पर्यावरणीय दृष्टिकोण से, पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से काफ़ी यूनिक पोजीशन है कि एक ही इकोसिस्टम में एक ही तरह के, मतलब एक ही संसाधन पर निर्भर रहने वाले दो अलग अलग जीव, जिनके बीच में कंपटीशन होगा ना, कि दोनों उच्च मांसाहारी हैं। तो खाद्य श्रृंखला के आधार पर अगर हम देखें तो अगर उच्च मांसाहारी जीव और दोनों सशक्त अगर एक जगह रहेंगे एक ही इकोसिस्टम में, तो क्या है, एक ही संसाधन के लिए कम्पीट करेंगे और उसमें उन दोनों को अस्तित्व बनाए रखना, यही हम लोगों ने पढ़ा है इन्वायरमेंट में, बनाए रखना मुश्किल है। तो उससे भी हम लोग जोड़कर इस घटना को देख सकते हैं। बड़ी यूनिक है गुजरात की स्थिति। हाँ, तो यहाँ पे क्या शेर, बाघ और तेंदुआ, तीन जो है बिग कैट प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं। अब ये ध्यान में रखेंगे, पूछा जा सकता है कि गुजरात में कौन, तो सामान्यतः हम लोग शेर और तेंदुआ हम लोग टिक कर सकते हैं। तो यूपीएससी अगर पूछ दे ऐसा कि शेर, बाघ और तेंदुआ निम्नलिखित में से कौन गुजरात में तीनों इन जो बिग कैट की प्रजातियां पाई जाती हैं, तो ये करंट अफेयर का प्रश्न होगा और ध्यान से इसे लगाया जाएगा। तो बेसिकली है कि मध्य गुजरात में जो दाहोद जिला है, वहाँ पे गुजरात मध्य प्रदेश सीमा ही, जैसा मैंने बताया। और ये क्या 1982 में वन्यजीव अभयारण्य बना था, और इस अभयारण्य में स्लोथ बियर की सर्वाधिक आबादी पाई जाती है, तेंदुआ, स्लोथ बियर, नीलगाय, चौसिंगा, मृग वगैरह। और पारिस्थितिकी महत्व क्या है, यहाँ के वन मध्य गुजरात की प्रमुख नदी पनामा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में का निर्माण करते हैं। चलिए, सोमालीलैंड बेसिकली जो है सोमालिया से संबंधित हो, मतलब सामान्य तौर पे, स्वाभाविक तौर पे इसे हम लोग गेस कर सकते हैं। सोमालिया कहाँ पे अवस्थित है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसको बोला जाता है, जहाँ पे सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया जैसे राष्ट्र हैं। लेकिन यहाँ पे ये डिस्प्यूटेड रीजन है बेसिकली, जो कि जिसने अपने आप को क्या है, स्वतंत्र घोषित कर लिया गया सोमालीलैंड के रूप में, जब यहाँ पे गृह युद्ध छिड़ा, ठीक है ना। और उसे अभी क्यों ये चर्चा इसलिए है कि इजराइल जो है पहला ऐसा राष्ट्र है जो इस स्वघोषित सोमालीलैंड गणराज्य को, रिपब्लिक ऑफ सोमालीलैंड को मान्यता प्रदान करने वाला जो है, स्वतंत्र और संप्रभु देश के रूप में औपचारिक मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। तो ये घटना है। तो इसकी अवस्थिति हमने देख ही लिया कि ये कहाँ पे है, क्या स्थिति है। और हुआ यही कि जब केंद्र सरकार का वहाँ पतन हुआ था सोमालिया में, तो वहाँ पे क्या इन लोगों ने वर्षों तक गृह युद्ध चला, तो 1991 में सोमालिया से अलग हो गया, और तब से एक वास्तविक राज्य, डी फैक्टो स्टेट के रूप में अस्तित्वमान है, और इसकी निर्वाचित सरकार भी है। राजधानी हरगईसा। तो काफी लंबे समय से ये काम भी कर रहे हैं ये लोग। चलिए, नाइट्रोजन संदूषण मतलब कंटेमिनेशन, मतलब ये केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार 2023 में दिल्ली में एकत्र किया, मतलब जो सैंपल पानी के एकत्र किए गए, उसमें अधिकतर में जो है ना नाइट्रोजन का स्तर काफ़ी पाया गया। यही ये है जिसमें 20% से अधिक जो नमूने सैंपल थे उसमें स्वीकार्य सीमा से, जो लिमिट तय की गई है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, वो पाए गए। तो इसमें ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है ये। और नाइट्रोजन संदूषण के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि स्वीकार सीमा क्या है, 45 मिलीग्राम पर लीटर, और ये इतने में जो है ये इससे अधिक पाया गया। प्रमुख स्रोत क्या है, कृषि में नाइट्रोजन आधारित जो केमिकल फर्टिलाइजर हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे कि यूरिया। स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या है, हमने सुना है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये काफ़ी चर्चित जो बीमारी है जो इसके कारण से होता है। और इसमें क्या, हीमोग्लोबिन ही प्रभावी होता है के तरीके से ऑक्सीजन की वहन नहीं कर पाता है बच्चा। और पर्यावरणीय प्रभाव क्या है कि शैवाल प्रस्फुटन, हम लोगों ने सुना है, सुपोषण की घटना हो जाती है झीलों आदि में। सुपोषण जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पदार्थ अगर यहाँ पे जाए बह के खेतों से, तो उससे क्या होगा, वहाँ पे जलीय पौधे उगाएंगे, और जिस कारण से यहाँ की ऑक्सीजन जो है ना वो कंज्यूम कर लेंगे। और ये जो झील या तालाब जिसमें बह के जा रहा है, ऐसा कचरा जिसमें नाइट्रोजन की उपस्थिति हो, फास्फोरस की उपस्थिति हो, वहाँ सुपोषण की स्थिति होगी, और वो जल जो है ना लास्टली जो है ना वो दलदल में बदलता जाएगा, कीचड़ में बदलता जाएगा, वहाँ मछलियाँ मर जाएंगी और उस पर जलकुंभी वगैरह हो जाएंगे, और वो फिर उसके बाद दलदल से वो खत्म हो जाएगा। तो ये सुपोषण के साइड इफेक्ट हैं। सुपोषण या प्रस्फुटन, शैवाल प्रस्फुटन यानी सुपोषण, यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। तो इस तरह की घटना हम लोग देख सकते हैं। चलिए,
दावा ना की गई वित्तीय परिसंपत्तियां, अनक्लेम्ड जो है फिनेंशियल एसेट जो है, कहाँ पे ये मतलब जो भी संस्थाओं के पास, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग संस्थाओं के पास जो हमारा है, जिसे छोड़ दिया गया या छूट गया, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो उसके बारे में ये है न्यूज। क्या है कि अक्टूबर 2025 में आपकी पूंजी आपका अधिकार नामक पहल शुरू की गई थी, और इस पहल के तहत लगभग 2000 करोड़ का दावा न की गई वित्तीय संपत्तियां जो ऐसे अनक्लेम्ड एसेट थे, उनके वास्तविक स्वामियों को लौटा दी गई हैं। और ये जो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि बेसिकली क्या है कि ये जो एसेट हैं तब उत्पन्न होती है जब वित्तीय संस्था जैसे बैंक होगा, बीमा, म्यूचुअल फंड, पेंशन के पास धन खाता धारक या उसके कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा लंबे समय तक नहीं निकाला जाता है। इसके मुख्य कारण क्या, प्रवास, मृत्यु या जानकारी का अभाव हो सकता है। ठीक है, दावा न की गई वित्तीय परिसंपत्तियों को पता लगाने के लिए डिजिटल पोर्टल उद्गम पोर्टल, इसे आरबीआई ने लॉन्च किया है और इसके माध्यम से बैंकों में जमा दावा न की गई राशि का पता लगाया जाता है। बीमा भरोसा पोर्टल, इसे भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने लॉन्च किया है बीमा पॉलिसी की दावा ना की गई राशि खोजने के लिए। और मित्रा क्या है, पोर्टल क्या है, म्यूचुअल फंड के लिए। तो अलग अलग के लिए हमने देख लिया। उद्गम के लिए क्या है, आरबीआई ने लॉन्च किया है। बीमा भरोसा पोर्टल जो है भारतीय बीमा के लिए किया गया, और मित्रा के लिए पोर्टल जो है म्यूचुअल फंड के लिए किया गया है। तो ये भी पूछे जा सकते हैं। चलिए, दुलहस्ती परियोजना चिनाव नदी पे जम्मू कश्मीर में इंपॉर्टेंट परियोजना। क्यों? क्योंकि इसका चरण 2 परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई जो 260 मेगावाट की है। और इसके बारे में क्या हम लोग देख लेते हैं कि पाकल दूल परियोजना के माध्यम से मरुसदूर नदी में मोड़े गए अतिरिक्त जल का उपयोग करेगी ये परियोजना। बेसिकली चिनाव नदी पे अन्य संचालित परियोजनाएं क्या कौन कौन है, दुलहस्ती 1 किश्तवाड़ में, बगलियार जो रामबन डिस्ट्रिक्ट में, और सलाल जो रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। तो मतलब पूरा का पूरा उस इलाके में है। निर्माणाधीन परियोजनाएं मतलब रतले, ये सब हम लोग याद कर सकते हैं कि ऐसे ही पूछ दिया जाता है कि इसमें से कौन सी परियोजनाएं चिनाव नदी से संबंधित है, ऐसे या मिलाने के लिए, मिलान करने के लिए दिया जाता है। जैसे जिसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, मतलब काफ़ी चर्चित कौन कौन से हैं, रतले, बगलिहार, दुलहस्ती, सलाल, ये सब परियोजनाएं हैं, और इसे मैच करने के लिए भी दिया जा सकता है। इसके बारे में कि स्रोत कहाँ, हिमाचल प्रदेश में चंद्रा और भागा नदियों से मिलकर ये बनती के संगम से बनती है। और भारत में प्रवाह क्या है, जम्मू कश्मीर में दक्षिण में शिवालिक श्रेणी और उत्तर में लघु हिमालय के बीच पश्चिम की ओर बहती है। और सहायक नदियां में संगम पाकिस्तान में झेलम नदी इसे मिल जाती है, और बाद में ये सतलज नदी में मिल जाती है। तो इस तरह से ये चिनाव नदी के बारे में हम लोगों ने देखा, जो कि इंपॉर्टेंट नदी है इस रीजन की। अगरबत्ती के लिए बीआईएस मानक, अगरबत्ती जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है उसके लिए जो है स्टैंडर्ड मानक की बात, जो बीआईएस संस्था है, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने नया भारतीय मानक ब्यूरो के मानक ये जो तय जारी किया गया है, इसे अगरबत्ती के लिए जारी किया गया है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हर घरों में ये इसका प्रयोग किया जा रहा है, तो इसमें जो डिफरेंट टाइप के केमिकल हैं उसका प्रयोग वर्जित है, उसे नहीं किया जाना, जिसके स्वास्थ्य प्रभाव है। तो यही है, उपभोक्ता सुरक्षा उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मानक अगरबत्ती बनाने में निम्नलिखित पदार्थों के उपयोग को प्रतिबंधित करता है। जैसे कीटनाशक रसायन जैसे एलिथ्रीन, परमेथ्रीन, साइपरमेथ्रीन, डेल्टामेथ्रीन, फ्रीपिनोल, और कृत्रिम सुगंधित पदार्थ जैसे बेंजिल साइनाइड, एथिल एक्रेलेट, डाइफेनाइल एमीन। तो ये सब इंपॉर्टेंट है ये घटना। भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में क्या है, बीआईएस भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है, और बीआईएस अधिनियम 2016 के तहत वस्तुओं के मानकीकरण, अंकन मतलब मार्किंग और गुणवत्तापूर्ण प्रमाण पत्र की गतिविधियों को सुसंगत करता है। तो अगरबत्ती जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है उसके दृष्टिकोण से ये बीआईएस मानक जो है ना चर्चा में है। अंत में हम लोग देखेंगे सुर्खियों में रहे एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व शहीद उधम सिंह। शहीद उधम सिंह इतिहास के दृष्टिकोण से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण रूप से नाम लिया जाता है, जो कि 26 दिसंबर को शहीद उधम सिंह की 126वीं जयंती मनाई गई। उसके बाद मुख्य तथ्य क्या है, उनका जन्म तिथि अविभाजित भारत के पंजाब राज्य के संगरूर जिले में हुआ था। क्रांतिकारी योगदान, बेसिकली क्रांतिकारी, वे एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने 1940 में माइकल ओ डायर की हत्या की थी, जो कि जलियांवाला से संबंधित है, जनसंहार से के प्रतिशोध के लिए उन्हें लिया गया था। बेसिकली उन्हें मारना, माइकल ओ डायर 1999 में पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। और विविध नाम क्या, उन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, ये इसमें इन पे जो है इनके जीवन में विभिन्न प्रकार के जो डिफरेंट मूवीज़ भी बन चुकी है, हमने सुना है। तो इसमें ये अपना नाम ये बताते थे पहचान छुपाने के लिए, जिससे लंदन गए और वहाँ पे उन्हें खोज के उसकी हत्या की, जो भारत के 3 प्रमुख धर्मों और उनकी उपनिवेशवाद विरोधी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। तो ये सब चीज़ें। संगठन कौन सा था, किससे जुड़े हुए थे, वही गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य थे। देशभक्ति, वीरता और पंथनिरपेक्षता इनके मूल्य
जो जीवन मूल्य थे। तो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के चयन में भी हम लोगों ने देखा इस प्रकार से। तो आशा है कि आप लोगों ने जो सीखा करंट अफेयर में, जो इन्फॉर्मेशन, जो कंसेप्ट यहाँ पे हासिल किए, उसके आधार पे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और जो दिए गए प्रश्न हैं उसके आधार पे जो है ट्रेंड को समझने का प्रयास करेंगे। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी सहायता करेगी और इस आधार पे आप अपनी परीक्षा की तैयारी को, आने वाले प्रीलिम्स की तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।